अभय जी आपके पास आते हैं क्योंकि आप शुरू से लेकर अब तक रेरा में सक्रिय हैं। तो अभय सर, इन बीते 8 सालों में रेरा की प्रगति को, चुनौती को, ओवरऑल रेरा के कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, हम तो रेरा के आने से पहले से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काम कर रहे थे और इसको लाने में, एक्ट के बनने में और उसके बाद इसके पास होने में भी हम लोगों ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई है। और जिसमें हम लोग ये ला रहे थे तो हम लोग के दिमाग में कुछ बातें थी। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये कानून आएगा तो आने के साथ 2-3 सालों के अंदर ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हो जाएगा और लोग रियल एस्टेट सेक्टर में, स्पेशली जो घर खरीदार हैं, वो एकदम आसानी से घर, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, टेलीविजन खरीदते हैं या कोई और सामान खरीदते हैं और आपको कोई चिंता किसी तरह की नहीं होती है, शायद उस तरह की चीजें इसमें इस सेक्टर में आ जाएंगी और आगे से 3-4 सालों के बाद हम लोग एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दीपक जी कि अब हम लोग लगभग 8वें साल में हो गए और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट को लास्ट सितंबर में ये कहना पड़ा कि रेरा जो है हैज बिकम अ रिहैब सेंटर फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। और 6 महीने भी नहीं बीते अभी, सिर्फ मार्च में इनको फिर कहना पड़ा कि फंक्शनिंग ऑफ रेरा इज डिसअपॉइंटिंग। तो इन दोनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अगर आप ये समझिए कि अगर 8 साल के बाद हम लोग को इस तरह के रिमार्क सुनने पड़ रहे हैं देश के उच्चतम न्यायालय से, तो आपको ये बता दे रहा है कि हम लोग इससे डेफिनेटली जो अचीव करने की सोचे थे, जो ऑब्जेक्टिव दिमाग में था, वो कहीं पूरा नहीं हो पाया है। अभय सर, जैसा कि खंडेलवाल जी ने भी जिक्र किया, रेरा कानून में कई संशोधनों की आवश्यकता है। मौजूदा दिक्कतों को देखते हुए अपग्रेड होने की भी जरूरत है। कब तक हम कानून के कमजोर होने का हवाला देते रहेंगे सर? दीपक जी, पहले तो क्या है कि मैं आपको मैंने शुरू से जुड़ा हुआ हूं और खंडेलवाल साहब ने जैसा बताया, सही बताया कि इन लोगों का सजेशन शुरू से रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके मिनिस्ट्री, चूंकि मिनिस्ट्री से मैं इन्वॉल्व रहा हूं और चूंकि मेंबर हूं सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में, तो आप मेरे को आज की डेट में ये बोल सकते हैं कि मैं मिनिस्ट्री को कंज्यूमर साइड से रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। काफी डिस्कशन हुए हैं और इतना आसान नहीं है कि जिस तरह के, बिकॉज देखिए पावर एक ऐसी चीज है ना, अगर आप जाके देखेंगे तो सेबी सेबी भी कह रहा है कि मेरे पास पावर कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप गूगल कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है मेरे पास पावर नहीं है। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि उनके पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। पावर देखिए इस तरह से नहीं दिया जा सकता, उसके प्रॉब्लम्स हैं जो कि मिनिस्ट्री फेस कर रही है और इस पे बहुत स्टडी किया जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात पर आता हूँ दीपक जी, कि खंडेलवाल जी की बात मैं लेता हूं कि उन्होंने कहा कि चलिए कोई भी लॉ अपने आप में कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वो सारी परिस्थितियों को देख के कानून नहीं बना सकते जो फ्यूचर में कभी भी आ सकती है। ये कानून वैसे बन ही नहीं सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि खंडेलवाल जी ने केवल एक ही बात कही कि वो अपने ऑर्डर को पास करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहे, लोगों को रिफंड नहीं मिल रहा है, वो पावर इनके पास नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, तर्क के लिए, कि खंडेलवाल जी साहब का ये तर्क सही है। अब आप मेरे मेरे को बताइए, मैंने तो ये बात कही थी ना कि घर लेने वाला खरीदार अगर आपसे पूछे तो घर ले ले कि नहीं ले ले अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या आप उसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं? ये तो अब मेरा कहने का मतलब कि बात वहां तक पहुंचे क्यों कि कोई होम बायर को जाके आपके यहाँ पे केस फाइल करना पड़े फिर आप ऑर्डर पास करें। रेगुलेशन का भी तो पावर है। तो रेगुलेट आपने इस तरह से क्यों नहीं किया कि आज होम बायर को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो जा करके घर खरीद ले? रेगुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे चीज आपके पास में थे। आपने जो एग्जाम्पल दिए और सारी, मतलब आप जब भी किसी से मिलेंगे सब लोग ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे पास जो एग्जीक्यूशन का पावर नहीं है। फिर उसके पीछे मतलब है, वो प्रॉब्लम है। अगर आप सेबी का भी कानून देखेंगे तो सेबी को भी इनकम टैक्स से पावर दिया गया है कि उसके साथ वो रिकवरी करे। आज स्टेट में अगर रिकवरी की बात आएगी तो लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही आएगी, स्टैब्लिश प्रोसीजर और कोई नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसा खंडेलवी साहब तो बहुत बड़े लॉयर हैं और इसलिए उनकी बात को काटा नहीं जा सकता। मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर परिस्थितियां विपरीत भी हों तो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल, केवल ये कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई सेक्शन में किसी जगह पे बिल्कुल, थोड़ी कमी दिख भी रही है तो बिल्कुल। भी परफॉर्म किया जा सकता था। अभय सर, अगर रेरा के 8 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखें, कार्य प्रणाली को देखें, साथ ही रेरा में आई चुनौतियों का आकलन करें, तो आप कितने मार्क्स देंगे? हाँ देखिए दीपक जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अच्छा किया कि आपने मेरे रिक्वेस्ट पे ये सवाल पूछा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 8 साल के बाद अगर मैं ये कहूँ कि रेरा पास हुआ है, मतलब 33% मार्क्स तो उसको मिले हैं, तो क्या हम लोग सेटिस्फाई हो गए? क्या हम लोग रेरा को यही सोच करके लाए थे कि भाई गाड़ी जैसे खींच तान के चल रही वैसे ही चलती रहेगी?
तो क्या ये 8 साल के बाद 33% मार्क्स अगर हम लोग दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, चलिए और लोग नहीं भी दें तो हो सकता है कोई लोग 50% भी दे दें, और उसके बाद भी खंडेलवाल साहब खुद कह रहे हैं कि पावर है और यूज नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप याद करिए दीपक जी, अभी जो कुछ दिनों के पहले एक महाराष्ट्र रेरा से आपके पास में भी आया होगा, मेरे पास भी आया था, वो लोग जो फॉरवर्ड करते हैं आपको क्या उन्होंने किया है, तो उसमें उन लोगों ने लिखा था कि क्यूपीआर अपडेट प्रेजेंट चेयरमैन के पहले 1% से कम हो रहा था, और अभी जो है उन लोगों ने इसको बढ़ाया है। और आपने देखा होगा हजारों की तादाद में से नोटिस भेजे गए थे, हजारों, एक दो नहीं हजारों, वो कोई 10-20 हजार नोटिस भेजे गए थे बिल्डर को कि आपने क्यूपीआर अपडेट क्यों नहीं किया है। आप बताइए 7 साल के बाद अगर इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और उस बेसिस पे कितने लोग उसको देख कर रेरा की वेबसाइट पे देख करके घर खरीद लिए होंगे, तो क्या बिल्कुल, उनके साथ आपने जस्टिस किया क्या आपने बिल्कुल, उसको गड्ढे में नहीं धकेल दिया ये कह करके कि रेरा पे तो बिल्कुल, भरोसा है, आप जाके वेबसाइट चेक कर लीजिए, जो वहां पे बिल्कुल, इंफॉर्मेशन है सब सही है, जबकि वो बिल्कुल। अपडेट ही नहीं हो रहा था वर्षों से। 33 पास मार्क दीपक जी, 33% पास ग्रेट। मार्क।